आंख खुली तो आंगन में धूप भरी हुई थी। नौकर आगे पीछे फिरने लगे। सबसे पहले मैंने जेब में हाथ डालकर सुधारंगनी के मनके को देखा। वो मौजूद था। सेठानी आंगन वाले तुलसी के पेड़ को पानी दे रही थी। फिर उसने चिड़ियों के लिए चावल बखेरे। मुझे मुसहरी से बाहर आते देखकर मेरी बलाएं ली। मैंने उम्दा खुशबूदार साबन से गुस्ल किया, कपड़े पहने और घर के मक्खन के साथ पराठा खाया और दूध का ताज़ा गिलास चढ़ाया। सेठ मुंह में मिसवाक लिए अखबार पढ़ता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। लो सेठानी, देखो कल वाली नांगनी औरत की तस्वीर छपी है। मैं आंगन वाले हैंड पंप के पास बैठा कुली कर रहा था। वहीं एक लम्हे के लिए ठठक गया, फिर तौलिए से हाथ पूंछकर सेठ के पास आ गया। सेठ ने मुझे अखबार देते हुए कहा, देखो राथन बेटे, ये वही नांगनी औरत है जिसके सांप ने कल रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को डस लिया था। राम राम, इस औरत की शक्ल देखो, बिल्कुल नागन जैसी है। अखबार गुजराती जबान का था। पहले ही सफ़े पर सुधारंगनी की तस्वीर थी, जो हवालात की सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल पर जैसे एक तीर सा लगा। सेठानी भी आ गई। सेठ मिसवाक करते हुए बोला, अरे बुरजू की माँ, इस नागन के कब्जे से एक लाल भी बरामद हुआ है। लिखा है कि ये लाल सांप के बिल में होता है। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि अखबार में कहीं मेरा जिक्र तो नहीं। मैं गुजराती जबान नहीं पढ़ सकता था। मैंने सेठ से पूछा, क्या ये नांगनी अकेली थी? अरे नहीं बेटा, उसका एक सपेरा साथी भी हमरा था। वो फरार हो गया। उसका नाम रघु था। मैंने आहिस्ता से अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए पूछा, रघु के बारे में क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा है कि वो भाग गया और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर वो मिसवाक फेंक कर नलके की तरफ बढ़ता हुआ बोला, राथन बेटा, तुम यहाँ आराम करना, दुकान पर आने की जरूरत नहीं। सेठ का बेटा बुरजू अभी तक सो रहा था। शाम को वो डॉक्टर आए, उसे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। एक डॉक्टर ने मुझसे मनका देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने उसे मनका दिखाया। थोड़ी देर तक दोनों डॉक्टर उसे घुमा फिरा कर देखते रहे। एक डॉक्टर ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, ये कोई फ्रॉड है, सेठ को बेवकूफ़ बना रहा है। हकीकत में सांप जहरीला नहीं था। फिर वो दोनों मिसवाक करते हुए सेठ को देखते हुए मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। गुजराती अखबार की इस खबर ने मुझे काफी परेशान कर दिया था कि सिद्धा हवालात में बंद है और पुलिस उसके साथी को शहर में तलाश कर रही है। सेठ जीप में बैठकर अपनी दुकान पर चला गया तो मैंने एक गुजराती नौकर से अखबार की खबर दोबारा पढ़वा कर सुनी। सुधारंगनी का एक जुर्म तो ये था कि उसने टिकट कलेक्टर पर सांप फेंककर उसे हलाक करवाया, और दूसरा जुर्म ये था कि उससे एक बेशकीमत लाल बरामद हुआ था, जो वो कर्नाटक के सरकारी अजायब घर से चुरा कर ला रही थी। ये सरीहन नाइंसाफी थी, मगर मैं सुधारंगनी की कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद अपनी फिक्र पड़ गई थी। सुधारंगनी से पुलिस ने मेरा पूरा हुलिया मालूम कर दिया था और ये सारा हुलिया अखबार में दर्ज था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि हवेली के लोगों की आंखों पर मेरे एहसास नात का पर्दा पड़ा हुआ था। अलावा अजीम, मैंने गुसल खाने में जाकर शेव बनाते वक्त अपनी मूंछों को कतर कर बहुत छोटा कर लिया था, जो काफी बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहता था। इतनी मालूमात मैंने नौकर से हासिल कर ली थी कि बड़ौदा से अहमदाबाद को बसें भी जाती हैं, माल लेकर ट्रक भी जाते हैं और माल बरदार ट्रक रात को चलते हैं, जो अगले रोज दोपहर को अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। उसके लिए मुझे रकम की ज़रूरत थी। सेठानी ने रकम वसूल करना कोई ज़्यादा दिक्कत तलब काम नहीं था। दोपहर के खाने के बाद मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उदास हुआ, फिर आंखों में आंसू भर लाया। सेठानी मेरे सामने बैठी, मुझे पंखा झल रही थी। वो बेचारी नेक औरत परेशान हो गई। मैंने उसे बताया कि तरचनापुल्ली में मेरी माँ सख्त बीमार है। मैं उसके इलाज के लिए पैसे कमाने आया था, खबर नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। सेठानी ने कहा, बेटा राथन, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी माताजी को रुपए भेज देती हूँ, वो अपना इलाज करवा लेंगी। मैंने आंसू पूछकर कहा, माताजी वहाँ अकेली हैं, उनके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊंगा। मैंने आंसू पूछकर कहा, माताजी वहाँ अकेली हैं, उनके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊंगा। सेठानी ने पंखा हाथ से रख दिया और साड़ी के पल्लू से चाबियों को गच्छा खोलते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बेटा राथन?
मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से उदयपुर और वहां से आगे पाकिस्तान तक अपने अखराजात का मोटा मोटा हिसाब जहन में लगाया और कहा, बस सेठानी जी, आप मुझे 1,000 रुपए दे दें, मैं वापस आकर आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अरे बेटा, उसकी जरूरत नहीं, तुम भी तो मेरे बरजू हो, मैं अभी लाती हूँ। नेक दिल सेठानी 100-100 रुपए के 10 नोट रुमाल में लपेट कर ले आई और मुझे देकर कहा, बेटा राथन, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि भगवान ने चाहा तो जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर मैं वहां से निकला तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इस मजाफाती बस्ती में तरकारियों के खेतों में से जो सड़क शहर की तरफ जाती थी, उस पर होता हुआ एक बस स्टॉप पर आ गया। यहाँ लोगों से पूछता पुछाता उस अड्डे पर पहुंचा जहां से बसें अहमदाबाद को जाती थीं। जिस तरह हिंदुस्तान के हर शहर में लारियों के अड्डों पर रश होता है, यहाँ भी था। पहले ख्याल आया कि रात को कोई मालबरदार ट्रक पकड़ूं, फिर सोचा कि इतनी एहतियात किसी मुसीबत में न फंसा दे। खुदा पर भरोसा करके अहमदाबाद शहर का एक टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। इस बस को दूसरे रोज सुबह अहमदाबाद पहुंचना था। बस बड़ौदा के मुजाफात से निकलकर हरे भरे खेतों, आम पपीतों के बागों और नदी नालों को अबूर करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मैंने मुसाफिरों का गहरी नजर से जायजा लिया। मुझे बस में कोई भी सीआईडी का आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी तजर्बाकार कमांडो निगाहें मुझे यही बता रही थीं। बस के अगले हिस्से में कुछ औरतें भी बैठी थीं। 2 घंटे बाद बस एक कस्बे में थोड़ी देर के लिए ठहरी और फिर चल पड़ी। यूं ही शाम हो गई। बस अमरीली तलिया के शहर में 1 घंटा रुकी रही। यहाँ मुसाफिरों ने खाना खाया। मैं भी एक दुकान नुमा होटल में घुस गया और कोने वाली मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। बस यहाँ से रवाना होकर 9 बजे किसी गुमनाम से कस्बे में सड़क के किनारे रुक गई। यहाँ चाय पी गई। गर्ज इस तरह रुकते चलते आराम करते रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज निकला था कि बस अहमदाबाद शहर में दाखिल हो गई। मैं एक गैर मारूफ से होटल में ठहर गया। यहाँ एक दुकान से डायरी खरीदी जिसमें राजस्थान का नक्शा बना हुआ था। आगे राजस्थान का इलाका शुरू होने वाला था और मेरी मंजिल उदयपुर थी, जहाँ से मुझे सहराई इलाका अबूर करके पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना था। मैंने एक कागज पर उस सारे इलाके का छोटा सा नक्शा बना लिया और खास खास जगहों पर निशान लगा लिए और उन्हें ज़हन में बिठा लिया। उदयपुर के ऊपर जोधपुर का मशहूर शहर था। ये दोनों शहर थर के वसीउरी सहरा में वाक़या थे और पाकिस्तान की सरहद से ज़्यादा दूर नहीं थे। उदयपुर पाकिस्तानी सरहद से ज़्यादा करीब था। मैंने यही सोच रखा था कि उदयपुर पहुंचकर कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लूँगा जो मुझे सहराई सफ़र में काम आ सकती हैं। दोपहर का खाना खाकर मैं शहर के एक गुंजान तिजारती मरकज में निकल आया। इलाका लाहौर का डब्बी बाजार से बहुत मिलता जुलता था। मैं अब अपने कुर्ते पाजामे से निजात हासिल करना चाहता था। चुनांचे एक दुकान से मैलखोरे रंग की जीन्स, उसी कलर की एक जैकेट और जॉगिंग शूज खरीदे। अहमदाबाद से ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर मिलती थीं। बाकी चीज़ों की खरीद मैंने उदयपुर पर उठा रखी थी। हाँ, एक खंजर, छोटी सी नोटबुक और सिगरेट लाइटर भी खरीद कर जेब में रख लिए। ये सब रास्ते में काम आने वाली चीज़ें थीं। होटल के कमरे में मैंने रात को कुर्ता पजामा उतारकर जैकेट और तंग पतलून पहन ली। सुधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मन का छोटी नोटबुक, लाइटर और बाकी बचे हुए करेंसी नोट और खंजर वगैरह अच्छी तरह संभाल कर रख लिए। मैं सुबह ही सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था क्योंकि उदयपुर जाने वाली लारी 4:30 बजे सुबह चलती थी। पुराने कपड़ों की गठड़ी सी बनाकर मैंने साथ रख ली। रात में अच्छी तरह नहीं सो सका। मुंह अंधेरे दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज और एक मंदिर से घंटियों और आरती पूजा के भजन गाने की आवाजें बुलंद हुईं तो मैं उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया और पुराने कपड़ों की गठड़ी उठाकर चुपके से होटल के एक भी दरवाजे से बाहर निकल आया। बाजार सुनसान पड़े थे। रक्षा मिल गया जिसने मुझे लारी के अड्डे पर पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। टिकट लेकर मैं भी बस में बैठकर यूं ही ऊँगने लगा, मगर गोशे चश्म से माहौल का बराबर जायजा ले रहा था। बस सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गई। जब सूरज निकला तो बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों जानिब कभी खेत आ जाते और कभी रेतला मैदान शुरू हो जाता। थर का सहराई इलाका शुरू हो गया था। आगे चलकर पंजाब की तरह के कच्चे कच्चे मकान दिखाई देने लगे।
यहाँ नारियल की बजाय खजूरों के दरख्तों की बहुतायत थी। दूर कभी कोई ऊंट भी नजर आ जाता था। ये राजस्थान की लैंडस्केप थी। उदयपुर के शहर राजपूतों की अजमत रफ्ता की मखसूस यादगार था। ढलते सूरज की तिरछी नेम हल्की किरणें दूर ऊंचे टीलों पर बने हुए पुराने किलों और कदीम महल्लात की बुर्जियों को चमका रही थीं। गुल मुच्छों वाली मूंछों और ऊपर को चढ़ती हुई घनी दाढ़ियों वाले राजपूत बूढ़े कांतों पर रंगीन चादरें डाले सड़क पर चले जा रहे थे। सड़कों पर मोटर कारें, साइकिल और रक्शे भी दिखाई दे रहे थे। मैं लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में एक बेंच पर खामोश बैठा अपने अगले और आखिरी मिशन के बारे में सोच विचार कर रहा था। ये मिशन भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। मैं उस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था। अपने लिबास में कोई शिकारी लग रहा था। थार के सहरा में अक्सर शिकारी हिरन का शिकार करते हैं। ये बॉर्डर का शहर था। यकीनन यहाँ CID के आदमी मौजूद थे। वो किसी भी लिबास में हो सकते थे। मैं बड़ा चौकिस था। अगरचे मेरा लिबास लोगों को खामखा मेरी तरफ मुतवज्जे करता था, लेकिन मुझे एक फायदा भी हासिल था। मैं तमिल जबान बोलकर अपने आप को तमिलनाडु या कर्नाटक का शिकारी साबित कर सकता था। कोई गैर मुल्की जासूस कितना ही चालाक और लायक क्यों न हो, वो तमिल जबान मुश्किल ही से बोल सकता था। ये आम मामूल के खिलाफ बात थी। शाम हो रही थी। मैं आधी रात के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना होना चाहता था। चुनांचे मैं एक रक्शे में बैठकर शहर आ गया। शहर जदीद और कदीम दोनों तहजीबों का मंजर पेश कर रहा था। उसी इलाके के कोने पर जहां वैरान सैराही मैदान शुरू हो जाता था, मैंने राजा राम होटल में कमरा ले लिया। मैंने होटल वाले से तमिल जबान में भी बात की, ये जाहिर करने के लिए कि मैं कर्नाटक का रहने वाला खालिस हिंदुस्तानी हूँ। फिर उसे हिंदी में बताया कि मैं अपनी शिकारी पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ जो बीकानेर से आ रही है। मैंने वहां बैठकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर नोटबुक से नक्शा निकालकर देखने लगा। कमरे की खिड़की से सड़क साफ नजर आ रही थी। वहां से कुछ फौजी ट्रक गुजरते देखे तो सोचने लगा कि बॉर्डर के साथ साथ यहाँ भारतीय फौजी चौकियां बहुत होंगी, लेकिन सहरा में बॉर्डर क्रॉस करने के मौके बहुत मिल जाते हैं। नक्शे पर सहरा दिखाया गया था, बाकी किसी गांव वगैरह का नाम नहीं लिखा था। ये आम सा निसाबी नक्शा था जिसको मैंने बड़ी नोटबुक से अपनी छोटी नोटबुक पर नकल कर लिया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ चौधरी साहब ने मुझे जो अपना खास खुफिया कोड नंबर बताया था वो मुझे जबानी याद था। उन्होंने मेरा खुफिया नाम दरवेश रखा था, जिसके बारे में सिवाय चौधरी साहब के और मेरे तीसरे शख्स को खबर नहीं थी। अभी सूरज पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लेता हुआ नींद दराज हो गया। अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल न किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाजा खुला और होटल का लड़का मेरे लिए चाय की प्याली लिए अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, ये नीचे शोर कैसा है? साहब, एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है, लड़के ने जवाब दिया। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय का घूंट लेते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? साहब, बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही उसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने उसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। उसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुपकर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सैन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी पिला रहे थे। उनके करीबी सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो राजस्थान CID का आदमी है। मैं पाकिस्तानी जासूस को बहुत गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। इंसान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये
फरामोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूं। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हजूम के बीच में पहुंच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराहे करम आप इस जासूस को ज़दोकोब न करें, बल्कि उसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि उसे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं इस पाकिस्तानी को इन लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। सीआईडी वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं साहब? मैंने एक दो अल्फाज तामिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने का यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूं और यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूं। तुम लोगों को तंबा देता हूं कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा, मगर उसे जिंदा रखो ताकि पुलिस अफीसर उससे जरूरी मालूमात हासिल कर सकें। सीआईडी वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जो मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि जिन लोगों को यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें, वो तो अपना काम लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा कि चूंकि मैंने पुलिस की जदोकोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। सिपाहियों ने इस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर उससे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर नारा लगाया, दरवेश दरवेश, ओ खुदा मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा था। ये मेरा खुफिया शनाख्ती लफ्ज था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये लफ्ज इस हवाले से किसी और की जबान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे खास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवा के यहाँ भेजा गया है। उसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी, यही वजह है कि ये मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे उसकी बुलंद आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ऐ खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद इस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात ना होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है और उसे हदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर उसे पुलिस की हिरासत से फरार कराने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।